तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो थर्मोडायनेमिक्स का 5वां लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कैलोरीफिक वैल्यू और डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज। जैसे अपने कंबसन इंथैल्पी हो गया, इंथैल्पी ऑफ कंबसन, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये सारी हमें पढ़नी है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये सब पढ़ना, तो एक थ्योरेटिकल लेक्चर है ये, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें, ठीक है। तो फिर भी एक अच्छा लेक्चर है, देखते रहो, एंजॉय करते रहो लेक्चर्स को। तो शुरू करते हैं लेक्चर को हीट ऑफ रिएक्शन या फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से। जैसे ये नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, हीट ऑफ रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन कंप्लीटली ओवर हो जाती है, जब जो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, तो वो वाली एनर्जी कहलाएगी अपनी हीट ऑफ रिएक्शन। समझे? तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर हीट रिलीज्ड, और absorbed in a chemical reaction when number of moles of the reactants, when number of moles of the reactants have completely reacted, जब जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, ये कहलाएगी अपनी हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये वाले कहलाएगी अपनी हीट ऑफ रिएक्शन। देन द एनर्जी रिलीज्ड इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। और जो अपने आयुपैक क्या कहते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी अपनी डेल्टा एच से, और जो आर है रिएक्शन वाला, ये यहाँ पे लग जाएगा, तो हीट ऑफ रिएक्शन बनेगी ये, ठीक है। अगर जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा तो ये एफ लग जाएगा यहाँ पे, हीट ऑफ आयनाइजेशन होगा तो यहाँ पे आयन लग जाएगा, सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन लग जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो? तो ये है रिप्रेजेंटेशन जो कि आयुपैक ने यहाँ पे संशोधन करा था 1981 में, तब ये दिया था ऐसे ऐसे लिखना है हमें। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड होएगा तो यहाँ पे जो डिग्री टाइप का लग जाएगा, यहाँ पे जैसे डिग्री लगाते हैं ना, डिग्री सेंटीग्रेड लगाते हैं, वैसे ये डिग्री वाला लग जाएगा, तो वो स्टैंडर्ड बन जाएगी अपनी। समझ रहे हो? तो जैसे मैं इसकी जो इक्वेशन है वो लिख लेता हूँ। जो जैसे अपने पास एक CH4 है, मीथेन, तो CH4 गैस है अपने पास में, CH4, तो इसको हमने लिया गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे 2 मोल ऑक्सीजन से इसको O2 गैस से ही रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। तो हमें मिलेगा ये CO2 गैसियस फॉर्म में, CO2 गैसियस फॉर्म में, और प्लस 2 मोल H2O मिलेंगे हमें लिक्विड फॉर्म में। और जो एनर्जी रिलीज होएगी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होएगी, ठीक है, तो वो होएगी अपनी माइनस का 890.4 किलो जूल पर मोल। समझ रहे हो? तो जो हीट रिलीज हुई है अपनी, ये जो नेगेटिव वैल्यू आती है, इस वाली जो रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस भी केमिकल रिएक्शन में अगर नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रही है, फिर एनर्जी रिलीज हो रही है ना, जो नेगेटिव में आ रही है, वो कहलाएगी हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये पॉजिटिव में हो या फिर हमें इसको एनर्जी देनी पड़े, जो रिएक्टेंट्स अपने उनको अगर एनर्जी देनी पड़े, तो वो कहलाएगी अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कार्बन है अपने पास सॉलिड फॉर्म में, और प्लस यहाँ पे H2O के साथ करवा रहा हूँ इसको रिएक्ट में, H2O गैसियस के साथ, तो वो हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो CO मिलेगा गैसियस फॉर्म में, और प्लस H2 गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और जो डेल्टा एच आएगा इसका, अब की बार हमें एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तो वो हम देंगे डेल्टा एच बराबर हो जाएगा अपना प्लस का 131.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी हमें इसकी देनी पड़ेगी जब ये जाके रिएक्शन होएगी। तो ये जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं, इस टाइप के इक्वेशन को हम बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब हमें रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़े, तो वो सारी होंगी अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो एनर्जी रिलीज करें वो सारी होंगी अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
तो ये रिलीज क्यों करती हैं और जो अपने अब्जॉर्ब क्यों करती हैं, तो ये करती हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और CH4, ठीक है, तब जाके एनर्जी रिलीज करते हैं। जो ये वाला कंपाउंड है अपना CO2 प्लस H2O, ये है स्टेबल अपना, समझ रहे हो। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए ही रिएक्शंस होती हैं। जैसे हमारे एलिमेंट्स मिलते हैं हमें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये वाले सिंपल में, तो ये जाके किसी के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी के लिए कंबाइन कर रहे हैं अपने। तो अगर स्टेबिलिटी के लिए कंबाइन कर रहे हैं तो उसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, तब जाके वो स्टेबल होता है। तो इस केस में क्या है, इतनी एनर्जी उसने लूज कर दी, ठीक है, या फिर रिलीज कर दी। तो इतनी एनर्जी रिलीज करी तो मतलब इसके पास रहेगी कम एनर्जी। तो कम एनर्जी में सब कंपाउंड जो भी बनेंगे वो सारे, जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे स्टेबल होंगे, समझ रहे हो। इस केस में क्या, इसको हमने एनर्जी दी है, जैसे इस वाले को और एनर्जी दी, हमने एनर्जी दी, तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी वो अनस्टेबल रहता है। तो ये अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाएंगी, समझ रहे हो। जैसे इनका एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहाँ पे पहले वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे C हम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं और प्लस ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा CO2 गैसियस फॉर्म में, CO2 गैसियस फॉर्म में मिलेगा। और जो डेल्टा H रिलीज होगा, इस केस में डेल्टा H हो जाएगा अपना -393 और 0.5 किलो जूल पर मोल। तो ये अपनी हो जाएगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे एक एंडोथर्मिक और देख लेते हैं, तो एक है अपने पास N2 गैस और प्लस एक कर लेता हूँ मैं O2 गैस, ठीक। तो ये हमें देगा 2 मोल्स ऑफ NO गैसियस फॉर्म में। और यहाँ पे जो डेल्टा H है वो हमें एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तो ये प्लस की आएगी यहाँ पे, कितनी देंगे हम, 180 और 0.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये सारी अपनी हो जाएंगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी वाली, ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक, समझे। तो जिसके पास जितनी एनर्जी रहेगी, ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो वो एंडोथर्मिक रहेंगी, कम एनर्जी रहेगी तो वो एक्सोथर्मिक रहेंगी प्रोडक्ट के पास, समझे। तो इसका एक फॉर्मूला बन के आता है अपने पास, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो डेल्टा H है वो बराबर होता है अपना हीट ऑफ प्रोडक्ट और माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे प्रोडक्ट के पास अगर हीट ज़्यादा हुई तो वो अनस्टेबल, तो वो सारी हो जाएंगी अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट के पास एनर्जी कम, तो वो सारी हो जाएंगी अपनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि स्टेबल रहेगा ये, समझे। मान लेते ये अपना कम है प्रोडक्ट वाला, ये कम हुआ तो ये ज़्यादा रह जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा बनेगी, तो मतलब ये नेगेटिव बन रहा है अपना, ये वाला जो हीट बन रही है अपनी नेगेटिव बन रही है, मतलब एक्सोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है। एंड वाइस से वर्सा, समझे। तो अब बढ़ते हैं हम, जो अपना इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, बहुत प्रकार के हैं ये। इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन हो गया, ठीक है, हाइड्रेशन हो गया, सब पढ़नी है हमें आज ही, फॉर्मेशन हो गया, सब पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इंथैल्पी ऑफ कंबशन से। तो अब देखते हैं अपना इंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब किसी चीज को जलाना, और कोई चीज जलती कब है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, ठीक है। तो ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या हो जाएगी, जब कोई सब्सटेंस को हम जलाते हैं और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी अपनी इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। तो इट इज डिफाइंड एज द हीट रिलीज्ड, तो जो कंबशन है उसमें जनरली या फिर यूजुअली हीट रिलीज होती है, ठीक है, इसलिए मैं हीट रिलीज कर देता हूँ यहाँ पे। तो इट इज डिफाइंड एज द हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ब्रंट, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ब्रंट इन परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन कर देता हूँ इसको, ब्रंट या फिर ऑक्सीडाइज, ठीक है, इन ऑक्सीजन। तो जो हीट रहेगी अपनी वो कहलाएगी अपनी इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इस केस में इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास CH4 है गैसियस फॉर्म में, ये भी CH4 को मैंने लिया है गैसियस फॉर्म में, और हम इसको ब्रंट करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो 2 मोल ऑक्सीजन लगते हैं अपने इसके, और ये गैस, और ये बराबर हो जाएगा, जो अपने देगा रिएक्शन वो देगा CO2 गैसियस में और प्लस H2O, और ये भी गैसियस में ही देगा, और 2 मोल H2O के निकलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो हीट है वो रिलीज होएगी। तो डेल्टा H है वो कितनी आएगी अपनी, माइनस का 890 और
890.4 किलो जूल पर मोल रहता है अपना, ठीक है, 890.4 किलो जूल पर मोल। और जो ये हीट ऑफ कंबशन है, ये इसको यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन बनाने के लिए यहाँ पे सी लिख देते हैं हम, ठीक है, जो हमें आयुपैक ने बोला 1981 में, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी हीट ऑफ कंबशन, कितनी आएगी, नेगेटिव ऑफ 890.4 किलो जूल पर मोल। जो ये रिएक्शन हो रही है अपनी, तो ये कौन सी होगी अपनी, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू दे रही है, मतलब रिलीज हो रही है एनर्जी, समझ रहे हो। तो ये कहलाएगी अपनी इंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे एक और रिएक्शन देख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन ले लेता हूँ सॉलिड फॉर्म में, कार्बन सॉलिड है अपने पास, और यहाँ पे हमें उसको ब्रंट करना है, तो ऑक्सीजन होना चाहिए अपने पास गैसियस फॉर्म में, इसका एक ही मोल है, ठीक है। तो ये हमें देगा CO2 गैसियस फॉर्म में, और जो डेल्टा H है वो रिलीज होएगी। तो मैंने इस जो लिखा है यहाँ पे वो भी ऑलरेडी लिखा है ना, एनर्जी रिलीज होएगी जनरली या फिर यूजुअली एनर्जी रिलीज होती है इस केस में। तो ये अपनी हो जाएगी 393.5 किलो जूल और पर मोल, ठीक है। तो ये सारे एक एक मोल हैं इनके, जो कार्बन है वो भी अपना एक ही मोल का है सॉलिड वाला, समझ। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कहलाएगी अपनी इंथैल्पी ऑफ कंबशन, और यहाँ पे डेल्टा सी लिख देते हैं हम, समझ रहे हो, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, समझे। तो एक आता है अपना जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है वो, तो यहाँ पे मैं इसको स्टार मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो ये क्या हो जाएगा अपनी, ये मतलब जो अपना प्रेशर है वो 1 atm हो या फिर 1 बार हो, और जो टेम्परेचर है वो अपना स्टैंडर्ड हो जाता है 273 केल्विन हो गया अपना, ठीक है। उस या फिर जो रूम टेम्परेचर होता है वो, तो 298 केल्विन लेना पड़ेगा हमें, वो 273 तो 0 डिग्री हो जाएगा, बट वो हम लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड बोलते हैं रूम टेम्परेचर को। तो 273 और प्लस 25 तो 298 बनता है अपना। तो जो प्रेशर होएगा वो 1 बार का होएगा, प्रेशर बराबर है 1 बार, ठीक है। और जो अपना टेम्परेचर है वो होएगा 298 केल्विन, ये रूम टेम्परेचर, इसको हम बोलेंगे रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। तब जो एनर्जी रिलीज होएगी वो अपनी कहलाएगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे यहाँ पे डेल्टा H तो लिखा हमने, डेल्टा CH, बट ये स्टैंडर्ड आ गया तो इसके ऊपर हम ये 0 टाइप का डाल देते हैं, ठीक है। तो ये डिनोट करता है अपने को स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे देखें हम C4H10, तो C4H10, C4 और H10, तो ये हम लेंगे गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हम ऑक्सीजन है, इसको ब्रंट करना है ना हमें, तो ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने 13/2 मोल यानी 6.5 मोल लिए हैं इसके, और ये गैसियस फॉर्म में, क्योंकि मैं बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ ये, तो ये गैसियस फॉर्म में हमने लिया इसको, तो हमें मिलेगा 4 मोल्स ऑफ CO2 और प्लस 5 मोल्स ऑफ H2O, 5 मोल्स ऑफ H2, और ये मिलेगा हमें लिक्विड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो इसकी जो हीट ऑफ कंबशन मिलेगी डेल्टा CH, और ये स्टैंडर्ड है, तो ये होगा नोट लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो वो हमें मिलेगी नेगेटिव ऑफ 2658 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और जो अपना ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर 298 केल्विन है, कब, जब जो अपना रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेंगे, जैसे 298 पे इसको तो शुरुआत करेंगे, बाद में कितना भी हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, बट जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो भी 298 केल्विन पे ही बनना चाहिए। बीच में जो टेम्परेचर है वो बढ़ सकता है, ये नहीं है कि जो ये रिएक्शन हो रही है अपनी 298 केल्विन पे है, नहीं। हम शुरुआत में जो है C4H10, इसको हम या फिर ब्यूटोन बोलते हैं इसको, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटोन के ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड रहेंगे, सारे 4 H हैं, C4 है, CH लिखा गया क्या, C4H10 है, समझ रहे हो, C4H10, तो ये है ब्यूटेन अपना। तो हम इसको 298 केल्विन पे पहले लेंगे, और बाद में अगर ये रिएक्शन हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ सकता है इसका, और बाद में जब ये अपना प्रोडक्ट बनेगा तब भी ये 298 केल्विन होना चाहिए अपना, तब जाके स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन मिलेगी हमें, जो डेफिनेशन है वो करेक्ट होएगी अपनी, समझे। तो यहाँ पे अगर नोट डाल के लिख रहे हो तो लिख लो, जो बीच वाला जो टेम्परेचर है अपना, शुरू में तो 298 रहेगा और लास्ट में भी 298 रहेगा, तो बीच वाला जो टेम्परेचर है वो 298 से ज़्यादा रहेगा,
बढ़ सकता है अपना, समझ रहे हो। तो अब हम जो बात करेंगे वो है अपनी कैलोरीफिक वैल्यू पे, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। तो अब समझते हैं अपने कैलोरीफिक वैल्यू को। तो जब कोई 1 ग्राम फ्यूल या फिर 1 ग्राम फूड कंप्लीट कंबसन होता है उसका, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी अपनी कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, जो कैलोरीफिक वैल्यू उसको कैसे डिफाइंड करा गया है। तो द कैलोरीफिक वैल्यू, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल और ए फूड is the amount of heat produced from complete combustion of 1 gram of fuel or food, from complete combustion of 1 gram of fuel और 1 ग्राम ऑफ फूड, 1 ग्राम ऑफ फूड। जब कोई 1 ग्राम फूड या फिर 1 ग्राम फ्यूल का कंप्लीट कंबसन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेता हूँ एक। जैसे ग्लूकोज अपने पास C6H12O6, तो ये अपने पास सॉलिड फॉर्म में तो C6 को अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पे, C6H12O6। तो इसका हमें कंप्लीट कंबसन करना है, मतलब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रंट होएगा ये। तो 6 मोल्स चाहिए हमें ऑक्सीजन के, और ये गैसियस रहेगा ये। तो ये बनेगा अपना, टूट के बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 गैस में, और प्लस H2O, और ये भी गैस में बनेगा। तो इसके 6 मोल बनेंगे दोनों के, तो 6 मोल और 6 मोल, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होएगी अपनी, तो डेल्टा H नोट, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा अपनी माइनस का 2840 और किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी रिलीज होती है इसमें, जो अपना ग्लूकोज है ये ग्लूकोज। जैसे ये अपना ग्लूकोज है, ये कितने ग्राम बनेगा, जैसे कार्बन का 12 होता है तो 12 6 72, तो ये हो गया अपना 72, और प्लस हाइड्रोजन 12 है तो 12, और प्लस ऑक्सीजन का था 16, 16 6 96, ठीक है। तो ये इतना ग्राम बन के आएगा अपने पास। तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 तो 10, 0 9 1 10 17 1 18, तो 180 ग्राम आएगा। तो 180 ग्राम में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है अपनी, 2840 किलो जूल, तो 2840 किलो जूल, ठीक है। हमें चाहिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू, तो 1 ग्राम के लिए चाहिए ना, हमें 1 ग्राम फ्यूल हमें इसको कंप्लीटली बर्न करना है। तो 1 ग्राम ग्लूकोज उसके लिए कितनी आ जाएगी अपनी, बराबर हो जाएगा 2840 और डिवाइड बाई 180, तो 0 से ये 0 मर जाएगी, तो 9 दूनी 18 और 9 3 27 1, और लगभग 2 ही लगा लो इसको, 9 दूनी 18 14 ही बच रहा है वैसे तो 1 ही कर लेते हैं। तो 9 एकम 9 और 5 बचेगा है, 9 चौक 36, 9 5 45 और 9 5 45, और डिवाइड बाई 2 भी है ये, तो ये बचेगा अपना 15.5 के करीब, ठीक है। तो ये किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो ये इसकी हो जाएगी कैलोरीफिक वैल्यू, किसकी, जो अपना ग्लूकोज है इसकी 15.5, ठीक है। लगभग इतनी आती है, 15.78 आती है। तो हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करा ना, तो ये आई अपना 15.5 किलो जूल पर मोल। तो यह कैलोरीफिक वैल्यू किसकी, ग्लूकोज की। तो यहाँ पे एक बार ब्यूटेन की ओर देख लेते हैं छोटे से में ही। ब्यूटेन है अपने पास C4 और H10 है ये। तो इसका जो मास है वो कितना हो जाएगा, कार्बन 12 चौक 48 और 10 58, ठीक है। तो ये 58 ग्राम में है, 58 ग्राम में अगर ब्यूटेन है अपने पास में, तो इसकी जो लगभग जो एनर्जी रिलीज होती है इसमें वो होती है अपनी 2658 किलो कैलोरी, 2658, ठीक है। और 1 ग्राम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे तो 1 ग्राम के लिए चाहिए हमें, तो 1 ग्राम के लिए यहाँ पे तो 1 ग्राम और बराबर हो जाएगा अपना 2660 लिख ले रहा हूँ इसको, और डिवाइड बाय नीचे भी इसको 60 ही लिख ले रहा हूँ 58 को, तो ये नियरली आएगा अपना, ठीक। 6 चौक 24 और 2 6 6 चौक 24 और 2 0 और 6 दूनी 12 लगभग, तो यह 44.2
किलो जूल पर मोल आता है। अगर इसको पूरा देखें हम यहाँ 2658 लिखें इसको और 58 से इसको डिवाइड करें तो 45.8 आएगा अपना, समझे। और ये हो जाएगा पर ग्राम, क्योंकि हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया ना, तो ये ग्राम आएगा पर ग्राम, ठीक है, पर ग्राम। और ये भी पर ग्राम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ एक अपने फूड और फ्यूल लिख देता हूँ जिनकी जो कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी अपनी किलो जूल पर ग्राम में रहेगी, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे वुड की बात करें हम, तो वुड अपना एक फ्यूल है। तो वुड 1 ग्राम वुड को जलाएंगे अगर, तो हमें मिलेगा अपना 17 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी मिलेगी हमें, तो 17 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है, वुड का। अगर डंग है अपने पास, डंग यानी उपला, जो गोबर से बनता है ना उपला डंग, अगर इसको जलाएंगे तो हमारे पास मिलेगा 6 से 8 किलो जूल पर ग्राम, 6 से 8 किलो जूल पर ग्राम। DUNG डंग के एक बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर मीथेन लें तो मीथेन का आया था अपने पास 55 के करीब, मीथेन आया था 55 के करीब, ठीक है। अगर केरोसिन ऑयल लें तो 48 आएगा, केरोसिन ऑयल, केरोसिन का 48 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। ब्यूटेन का तो आ ही गया अपना 45 पॉइंट समथिंग आया था ना, तो ब्यूटेन का तो हमने जैसे ये निकाला ही है, तो इसको 45 पॉइंट समथिंग कर देता हूँ। ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा अपना 45.5 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम जो अपने फूड हैं वो देख लेते हैं। जैसे ग्लूकोज का कितना है अपना, ग्लूकोज का है 15.5, ठीक। और यहाँ पे ले लेते हैं जैसे अपने पास घी होगा, तो घी, घी में हमें मिलता है 37.6 किलो जूल पर ग्राम, समझे। दूध हुआ तो मिल्क, मिल्क में हमें मिलेगा 3.2, ठीक है, 3.2। शहद हुआ अपने पास हनी, हनी में 13.3, अंडा हुआ 7.3, मीट हुआ 12.0, बटर हुआ 30.4, ठीक है। तो बटर घी ये खाते रहो। तो एक जो नॉर्मल पर्सन है उसको लगभग 3000 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है पर डे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया अपना, ऑयल, फैट्स, विटामिन, सब ये सब भरपूर मात्रा में लेने चाहिए हमें पूरी, अगर हमें एक हेल्दी पर्सन रहना है तो, समझे। तो अब बढ़ेंगे हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की ओर। तो अब देखते हैं अपना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसा कि हमें नाम सजेस्ट कर रहा है, फॉर्मेशन मतलब जब कोई अपना प्रोडक्ट बनेगा, फॉर्म होएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होएगी वो कहलाएगी अपनी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और वो 1 मोल बनना चाहिए जो प्रोडक्ट है अपना वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी करके इनकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। तो व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैं पूरी नहीं लिख रहा हूँ उसको, और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो अपनी कहलाएगी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना एग्जांपल और ले लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कार्बन सॉलिड में ले लेता हूँ इसको, तो अपने पास C है सॉलिड में, और प्लस ऑक्सीजन को ले लेता हूँ गैस में, तो ये हमें देगा अपना CO2 गैसियस, CO2 गैसियस फॉर्म में देगा हमें, ठीक है। और तो जो डेल्टा H है वो रिलीज होगा, तो फॉर्मेशन है ये, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन वाली है तो यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा मैंने, वो कितनी आएगी अपनी, वो बराबर हो जाएगी नेगेटिव ऑफ 393.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये है अपनी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो दूसरा आता है अपना ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था यहाँ पे, तो एक आता है अपना इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे हूँ, स्टार मार्क करके बता दे रहा हूँ उसको, या फिर हैश टैग ही कर देता हूँ, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, enthalpy of neutralization, ZATION या फिर SATION, ठीक है, ZATION कर दिया मैंने। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा अपना, जब अपने पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट का एसिड का कोई बेस उसका खात्मा कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे उसको, ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 gram equivalent is neutralized by base, is neutralized by a base, और तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी अपनी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ग्राम इक्विवेलेंट को देख लेते हैं पहले क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट, तो ये अपना होता है जो मोलर मास,
मोलर मास और डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर यानी जीटा, वैलेंसी फैक्टर यानी इसको बोल देते हैं हम जीटा। ठीक है, जीटा। तो जीटा कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन सा जो अपना एसिड है वो कितने H+ आयंस देगा सोल्यूशन में, या फिर जो बेस है वो कितने OH- देगा। तो बेस देगा कितने OH- सोल्यूशन में, और एसिड कितने H+ देगा आयन में। तो ये हो जाएगा अपनी वैलेंसी फैक्टर जीटा। ठीक है, मोलर मास निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम जो अपने एसिड और बेस है, जैसे एक दिया यहाँ पे, एक जितने भी H+ देगा तो एक दिया यहाँ पे, तो एक से डिवाइड कर देंगे, दो देगा तो दो से डिवाइड कर देंगे, तो वो आएगा अपना ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपने पास है NaOH और उसको हम HCl से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा NaCl और प्लस मिलेगा हमें H2O, और जो इसकी न्यूट्रलाइजेशन वाली एनर्जी हो जाएगी डेल्टा H, और यहाँ पे लिखेंगे हम NEU न्यूट्रलाइज के लिए। ठीक है, NEU न्यूट्रलाइज के लिए। तो ये आएगी अपनी नेगेटिव ऑफ 57.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इतनी एनर्जी रिलीज होएगी जब एक ग्राम इक्विवेलेंट किसका, अपना HCl का, जब NaH उसको कंप्लीट न्यूट्रलाइज करेगा तब 1 ग्राम HCl होना चाहिए, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए HCl का। ठीक है, उसको कोई बेस कितनी देर में या फिर कितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो कहलाएगी अपनी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि जैसे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आएगा, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम। तो पहले देखते हैं अपने इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे अपने पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसको हमें लिक्विड में स्टेट में चेंज करना है उसमें। ठीक है, स्टेट चेंज करते हैं तब क्या आता है अपना इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे H2O ले लेता हूँ आइस में, यानी सॉलिड। H2O हमारे पास है सॉलिड यानी आइस है उसकी, उसको हमें बनाना है लिक्विड में, तो H2O लिक्विड में बनेगा ये। ठीक है, यानी वाटर बनता है अपना। ठीक है, एट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो कहलाएगी अपनी डेल्टा फ्यूजन, डेल्टा H फ्यूजन। तो वो हमें देनी पड़ेगी +6 और 0.0 किलो जूल पर मोल। तो 1 मोल आइस को पिघलाने के लिए हमें 6 किलो जूल मोल एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, मतलब वाटर से हमें अगर आइस बनानी है तो इसको नेगेटिव ऑफ 6 जूल वाली हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी उससे। ठीक है, एक आता है अपना इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जब वेपर बनाना है हमें, लिक्विड होगा, वाटर लिक्विड होगा अपने पास, उसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो उसको भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी क्योंकि वाटर से स्टीम बनाना है। ठीक है, तो जैसे H2O है अपने पास, ये है लिक्विड, तो इसको हमें बनाना है स्टीम में। H2O स्टीम चाहिए हमें, यानी ये गैसियस फॉर्म होता है अपना स्टीम, और ये होता है अपना वाटर। ठीक है, तो इसको भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो ये डेल्टा H जो कहलाएगी वो कहलाएगी वेपराइजेशन, वेपराइजेशन वाली। ठीक है, तो ये +40.7 किलो जूल पर मोल हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक आती है अपनी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, मतलब पूरा स्टेट चेंज करेंगे किससे, सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड। तो मैं यहाँ पे आयोडीन का ले लेता हूँ केस। तो जैसे आयोडीन है, आयोडीन 2 में है, सॉलिड में है, ये सॉलिड I2 में ही एग्जिस्ट करता है सॉलिड में, तो इसको हमें डायरेक्ट गैस में भेजना है, तो I2 गैसियस फॉर्म में। तो ये कहलाएगी अपनी सब्लिमेशन एनर्जी, तो डेल्टा SUB और H हो जाएगा ये। तो इसको भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी क्योंकि सॉलिड से हमें गैस बनाना है, तो इसके जो बॉन्ड है उसको तोड़ने पड़ेगा, तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये आ गई अपनी 62.39 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हो, अगर हमें आयोडीन को गैसियस से सॉलिड में बनाना है तो इतनी एनर्जी रिलीज होएगी। अगर इसको जो अपना स्टीम है उसको वेपर में, वाटर में कंडेंस करना है तो माइनस का 40.7 किलो जूल एनर्जी रिलीज होएगी। इस केस में माइनस का 6 किलो जूल रिलीज होएगी, किस केस में, वाटर से अगर आइस बनाएंगे तो। समझ रहे हो, तो अब अपना इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जैसे नाम अपने को सजेस्ट कर रहा है, एटम्स में टूट जाएगा कोई मोल कि कोई अपना सब्सटेंस है। ठीक है, उसका 1 मोल, ठीक, किसी सब्सटेंस का 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस dissociates in atoms, dissociates into gaseous atoms, into gaseous atoms। और जब जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी अपनी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेल्टा H
और यहाँ पे लिख देंगे ए, और स्टैंडर्ड पे होगा तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, या फिर ये जो डिग्री वाला साइन है वो लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे देखते हैं, जैसे अपने पास H2 गैस है, H2 गैस, और इसको एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि इसको हमें एटम्स में तोड़ना है। तो यहाँ पे 2 मोल बन जाएंगे H के, हाइड्रोजन के गैसियस फॉर्म में, तो इसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेल्टा H जो है इसको तोड़ने के लिए वो आएगा अपना प्लस का आएगा 435 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जैसे CH4 है अपना, तो CH4 ये गैसियस है, तो इसको हमें एटम्स में तोड़ना है अपने को। तो C जो है वो गैसियस में लेके आना है, और प्लस 4 जो हाइड्रोजन है, 4 मोल्स बनेंगे हाइड्रोजन के, वो भी हमें गैसियस में लेके आने, तो इसको भी तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन हो जाएगा, डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन ये हो जाएगा अपना 1665 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो जैसे सोडियम हो गया, सोडियम को तोड़ेंगे तो हमें 108 किलो जूल पर मोल की एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसको, समझ रहे हो। तो एक देखते हैं अब जो अपना इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन आएगा अब यहाँ पे, तो इंथैल्पी हैशटैग इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। तो ये जो है 1 मोल के लिए है, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 1 मोल के लिए, आयनाइजेशन भी है 1 मोल के लिए ही, ठीक है। जैसे कि अपने को नाम सजेस्ट कर रहा है ये, उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, जो भी अपनी रिएक्शन होगी उसका आयनाइजेशन। जैसे जो आयनाइजेशन किसका होता है, कोवलेंट कंपाउंड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 1 मोल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, जैसे 1 मोल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड splits एंड प्रोड्यूस आयंस, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड डिस सोल्यूशन इन वाटर, डिस सोल्यूशन मतलब घोला जाता है, डिस सोल्यूशन इन वाटर, और splits टू प्रोड्यूस आयंस, ठीक है। आयंस में टूट जाएगा, क्यों टूट जाएगा, क्योंकि जो वाटर है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा रहता है अपना, वो इसकी जो पावर है उसको 81 गुना कम कर देता है, जो वाटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो, समझ रहे हो। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल ले हम, तो HCl का ले लेते हैं, तो HCl, तो ये है अपने पास गैसियस, और यहाँ पे हम एक्वस जोड़ रहे हैं, मतलब वाटर को जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक्वस। तो ये हमें देगा H प्लस आयंस देगा हमें एक्वस में, और Cl नेगेटिव आयंस देगा, तो Cl नेगेटिव आयंस देगा हमें एक्वस में। तो इसमें जो हमें एनर्जी रिलीज होती है इसमें भी, तो डेल्टा H वो रिलीज होएगी, और कितनी रिलीज होएगी, वो होएगी नेगेटिव ऑफ 75.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और जो ये आयंस के लिए आयनाइजेशन, तो यहाँ पे हम आयन लिख देंगे, जो डेल्टा H है उसके आयन लगा देंगे यहाँ पे, समझ रहे हो, डेल्टा आयन। तो अब आता है अपना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब हमें हाइड्रोजन ऐड करना है। जैसे अपने पास कोई अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे यहाँ ले लेता हूँ इथाइलिन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हमें करना है ऐड H2, तो ये क्या हो जाएगा CH3 और बॉन्ड CH3 बन जाएगा ये। तो मतलब इसका हुआ हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड हुआ इसमें, जैसे 2 थे, एक बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन लग गया, एक बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन लग गया, तो ये क्या है अपना इथाइलिन है, ठीक है। और ये क्या है, इंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे अपने पास एलोट्रोपिक होते हैं अपर रूप, जैसे कार्बन का अपर रूप अपने पास, तो एक ग्रेफाइट ले लेता हूं मैं, ग्रेफाइट, तो ये इसको हम चेंज करेंगे कार्बन डायमंड में, तो इस केस में जो डेल्टा H आएगी अपनी, उसको हम कहेंगे डेल्टा H, और ये कहलाएगी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वाली, ठीक है। और जो ऊपर वाला केस है इसमें हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, तो जो डेल्टा H होएगा वो कहलाएगा अपना हाइड्रोजनेशन, डेल्टा हाइड्रोजनेशन और H, समझ रहे हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, जो कल से आएगा अपना हेस लॉ आएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।